हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। एनसीईआरटी की बात करें तो सेकंड नंबर पे ये चैप्टर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है बोर्ड्स के हिसाब से भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के हिसाब से भी। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह के बारे में भी बातचीत करेंगे। पहले उससे थ्योरी को एक बार डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस के ऊपर मूव करेंगे। Okay, so the chapter that I am going to deal with today is electrochemistry. अब ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके अंदर अपने को सबसे पहले किन दो चीजों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसके अंदर सबसे कॉमन कॉन्सेप्ट जो रहता है दैट इज, सबसे पहले मैं बोल रहा हूं क्या, गैल्वेनिक सेल्स। इसी को कई बार वोल्टाइक सेल के नाम से भी बुलाया जाता है। होप आपने नाम सुना हुआ होगा। गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल करते क्या है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली याद रखिए अपने पास में कि हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं, उसके अंदर कुछ केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है। ये लोग क्या करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, बेसिकली उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इन अ गैल्वेनिक सेल, तो मैं बोल रहा हूं केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होने वाली है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है। कैसे? थ्रू सम फीजिबल रेडॉक्स रिएक्शन। थ्रू सम फीजिबल रेडॉक्स रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस होंगे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब इसकी पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रोड नाम का एक शब्द समझना पड़ेगा, फिर हम इस गैल्वेनिक सेल के बारे में बातचीत कर पाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या होता है, चलिए ये देखने की एक बार कोशिश करते हैं। द टर्म दैट आई एम यूजिंग इज इलेक्ट्रोड। इसी को कई बार हाफ सेल नाम से भी बुलाया जा रहा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड या हाफ सेल क्या है, बेसिकली अगर मैं मेटल के बारे में बात करूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया जिंक, तो हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं क्या, अगर हमने क्या किया, जिंक रॉड ले ली और साथ में बोल रहा हूं क्या, डिप्ड इन ZnSO4 सॉल्यूशन। डिप्ड इन ZnSO4 सॉल्यूशन। देखिए वैसे अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोड्स होती हैं, लेकिन ये मैंने एक सबसे कॉमन एग्जांपल लिया है जहां पे एक मेटल रॉड को हम क्या करेंगे, उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे। ये जो अरेंजमेंट बनकर आया, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये एक तरीके की इलेक्ट्रोड हो गई हमारे पास में। दिस इज कॉल्ड मेटल सोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब यहां पे देखिए अपने पास में क्या होकर आने वाला है। एक अरेंजमेंट अगर मैं दिखाना चाहूं तो आई कैन सिंपली से कि मेरे पास एक जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसी के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक जिंक रॉड को इस तरीके से डिप कर दिया। ठीक है, यहां पे क्या ऑब्जर्व होकर आ रहा होता है, लेट अस सी दैट। व्हाट इज दिस, दिस इज, मैंने बोला ZnSO4 का सॉल्यूशन है, एक्वस। ये जो अपने को दे रखा है, दिस इज योर जिंक रॉड। मैं क्या बात कर रहा हूं, दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करना चाह रहा हूं। ओके, देखिए रॉड के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, सॉल्यूशन में से आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इसीलिए हम देखते हैं क्या कि इन दोनों के बीच का, रॉड और सॉल्यूशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम ये बोलते हैं एक टर्म जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंबल जो अपने पास रहता है दैट इज E। यहां हम ये वाली बात जरूर बोल देते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, लेकिन खास बात क्या होती है, हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के हम क्या कर लेते हैं, इन इलेक्ट्रोड्स को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। ध्यान रखना, रेफरेंस अगर हम चेंज कर देंगे तो इनकी वैल्यूज भी क्या होंगी, चेंज होती हुई देखी जाएंगी। ठीक है, चलिए इसी तरीके की एक और इलेक्ट्रोड यहीं पे ही देखते हैं। मान लीजिए मैंने क्या किया, ऑलमोस्ट ऐसा ही एक अरेंजमेंट लिया। इस बार मैंने क्या लिया हुआ है, कॉपर रॉड डिप कर दी है, किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। अब अगर यहां पे भी हम देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा कि ऐसा सेटअप क्रिएट होकर आ जाएगा। यू विल हैव कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसमें कॉपर रॉड डिप्ड होगी। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम ये सेल बना लें,
या वो पूरा पूरा अरेंजमेंट बना लें जो क्या कर देगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, देखिए ये एक इलेक्ट्रोड है, ये भी एक इलेक्ट्रोड है, अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को प्रॉपरली कनेक्ट कर दूं तो हम देखते हैं उससे क्या जनरेट होने लगती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होने लगती है। हमें उसी के बारे में बातचीत करनी है। चलिए देखते हैं यहां पे एक बार मैंने किस तरीके का अरेंजमेंट लिया हुआ है। ये देखिए एक बार, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है हमारे पास में, उसमें एक जिंक रॉड डिप हो गई है। देन हमारे पास बगल में क्या रख दिया, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया है, उसके अंदर भी हमने क्या करना है, एक कॉपर रॉड को इंसर्ट कर देना है। दिस इज योर कॉपर रॉड, ठीक है, दिस इज जिंक, दिस इज कॉपर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया है एंड साथ में हमने यहां पे एक बल्ब अटैच कर दिया है। ये देखिए इस तरीके का हमने सेटअप क्रिएट कर दिया। हाँ, अब हमें तो ऐसा लग रहा था कि अगर हमने इस तरीके का एक अरेंजमेंट क्रिएट कर लिया है तो फिर बल्ब जल जाना चाहिए, बिकॉज मैंने कहा था केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर आएगी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि सर्किट कंप्लीट नहीं होकर आया है। उस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है। दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, एसबी। व्हाट इज एसबी? मैंने बोला सॉल्ट ब्रिज है। ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। अगर ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो हम देखते हैं क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से बल्ब जलता हुआ देखा जाएगा। सोच के देखिए, इसका मतलब हमने क्या कर लिया, हमने केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कुछ एनर्जी ऑब्टेन करी और उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, यहां पे क्या देखा जाता है वो एक बार और डिस्कस करते हैं। देखिए हम ऐसा देखते हैं यहां पे कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, तो यहां पे रिएक्शंस कैसे होकर आएंगे, चलिए एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां जो रिएक्शंस बेसिकली होकर आएंगे, देखिए जिंक मस्ट बी लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू ट्रेवल होके इधर तक जा रहे हैं। अगर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, चलिए यहां पे ओके, यहां पे हम इलेक्ट्रोड्स को कैथोड एनोड किस तरीके से नाम देते हैं, इलेक्ट्रोड्स के साइन क्या होते हैं, उसका भी अपने को थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस विद द नेम लोन, LOAN। ठीक है, ओके, लोन के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, देखिए इसकी फुल फॉर्म जो रहती है दैट इज बेसिकली लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। ये अगर अपने को पूरी पूरी टर्म याद रहेगी तो अपना काम इजीली चल जाएगा। देखिए लेफ्ट का मतलब यहां पे ये नहीं है कि जो इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड पे लगाई गई है उसी को हमको क्या मान लेना है, लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड मान लेना है, ऐसा नहीं है। लेफ्ट का जो यूसेज है वो अभी आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, लेकिन बाकी सारी चीज यहां पे इन्वॉल्व होकर आ जाएगी। आपको दिख रहा होगा, देखिए जिंक पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तभी वो लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं जहां ऑक्सीडेशन हुआ वो एनोड होगा, वो नेगेटिव टर्मिनल होगा एंड दैट इज योर जिंक वाला इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऐसी जो दूसरा केस हो सकता है वहां पे क्या होकर आएगा, तो एज यू कैन सी यहां पे क्या होने वाला है बताइए, रिडक्शन होएगा। रिडक्शन होएगा तो क्या बोल देंगे, उसको कैथोड नाम दे देंगे एंड हम फर्दर ये बोल सकते हैं कि दैट मस्ट बी द पॉजिटिव टर्मिनल। बिल्कुल उल्टा कर दिया ऊपर वाले का, और ऊपर वाले के केस को अगर हमने रिवर्स कर दिया तो ये जो इलेक्ट्रोड हमारे पास आ जाएगी, ये कौन सी वाली इलेक्ट्रोड आ जाएगी, कॉपर वाली इलेक्ट्रोड आ जाएगी। बेसिकली बचपन में अपन ने पढ़ाई करी हुई है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, कॉपर कम रिएक्टिव मेटल होता है। तो हम अपनी पुरानी नॉलेज का यूज करते हुए ये भी बोल सकते हैं कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको ऑक्सीडेशन करवाना है, कम रिएक्टिव मेटल का रिडक्शन करवाना है एंड एनोड कैथोड किस तरीके से नाम दिए जाएंगे ये भी मेंशन्ड है। तो बेसिकली जिंक वाली इलेक्ट्रोड हमारी क्या हो गई है, एनोड होकर आ गई है। कॉपर वाली इलेक्ट्रोड जो है हमारे पास किस तरीके से बिहेव कर रही है, कैथोड की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, थोड़ी बातचीत अपने को यहां पे किसके बारे में करनी पड़ेगी, पोटेंशियल्स के बारे में बातचीत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी तक थोड़ी देर पहले आपके सामने एक वर्ड यूज किया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम उतने फैक्टर्स की पढ़ाई अभी नहीं करना चाहते, हम बस अभी इतना सा चाहते हैं कि हम मटेरियल डिपेंडेंस को समझ पाएं। मतलब अगर जिंक की जगह कॉपर कर दिया जाए, मटेरियल चेंज कर दिया जाए, तो हाउ इज गोइंग टू
हाउ इज द वैल्यू गोइंग टू चेंज, हम खाली उस बात को समझना चाहते हैं। तो हम यहां पे अभी कंसंट्रेशंस वगैरह के चेंजेस इन्वॉल्व नहीं करेंगे। वी विल अज्यूम द कंसंट्रेशंस टू बी रिमेनिंग एट द लेवल ऑफ 1m। अगर गैसियस स्पीशीज है तो हम उनका प्रेशर 1 बार या 1 atm के बराबर मान के चलेंगे। ऐसी कंडीशंस को स्टैंडर्ड कंडीशंस बुलाया जाता है एंड हम उन्हीं स्टैंडर्ड कंडीशंस के हिसाब से यहां पे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं वो डिस्कशन कैसे होकर आएगा। लेट अस मूव टू दैट। देखिए अभी अभी हमने इलेक्ट्रोड्स तो देख ली, यहां पे जो रिएक्शंस होकर आएंगे एक बार वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहां पे एनोड के रिएक्शन की बात कर रहा हूं। एनोड पे जैसा कि मैंने कहा ऑक्सीडेशन होने वाला है। जिंक इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इन दिस वे, जिंक गिविंग Zn2++ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या होकर आ गया, ऑक्सीडेशन होकर आ गया एज इट वाज सेड। कैथोड पे क्या होकर आ जाएगा, रिडक्शन होकर आएगा। कैसे, कॉपर 2+ विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग कॉपर एंड दिस इज व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। अब अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर दें तो यहां पे हम देखते हैं जो हमारे पास आता है उसको हम क्या नाम देंगे, वी विल नेम इट एज सेल रिएक्शन। देखिए आपको ध्यान भी होगा, मैंने बोला भी था इलेक्ट्रोड्स को हम हाफ सेल बुलाते हैं और दोनों हाफ सेल को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन निकल कर आ जाएगा। वही अपने को डिस्कस करना है अभी। अगर मैं यहां पे इन दोनों को ऐड कर दूं तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होने वाला है, Zn प्लस कॉपर 2+ से जो बनकर आ जाएगा दिस इज गोइंग टू बी क्या, Zn2+, साथ में जो बनकर आ रहा है दैट इज कॉपर। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द ओवरऑल सेल रिएक्शन इन द गैल्वेनिक सेल। आप देख भी सकते हैं यहां पे अगर मैं इस रिएक्शन के साथ में इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखूं तो शायद एक बात और समझ में आ रही होगी आपको कि इसको अगर हम फुल लिखें तो हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस से क्या बनने वाला है हमारे पास में, ZnSO4 एक्वस बनकर आ जाएगा और साथ में कॉपर बनने वाला है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास निकल कर आ रही है तो क्या आपको बचपन का एक कॉन्सेप्ट याद भी आ रहा है जिसके अंदर आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है। हाँ, वास्तव में जो कॉन्सेप्ट आपने बचपन में पढ़ा था ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से रिलेटेड है। कैसे इसके बारे में कुछ और बातचीत कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, ओके। देखिए जैसा कि मैंने बोला कि ये एक सेल बन गया है, ये हमारे पास ओवरऑल सेल रिएक्शन है। अब हम क्या करने वाले, जैसा कि मैंने बोला कि कुछ पोटेंशियल्स के बारे में बात करने वाले। ठीक है, देखिए एक टर्म मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, व्हाट इज दैट, ई नॉट सेल। ठीक है, नॉट क्या बता रहा होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस को बता रहा होता है। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स की पढ़ाई अभी नहीं करना चाह रहे, हम सिर्फ मटेरियल डिपेंडेंस को समझना चाह रहे हैं। इसलिए हमने बोला था कि हम कंसंट्रेशन क्या लेके चलेंगे, 1m के बराबर। ठीक है, दूसरा मैंने बोला था कि अगर गैसियस स्पीशीज है तो पार्शियल प्रेशर 1 बार या 1 atm। टेम्परेचर की भी हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू ही यूज करनी पड़ती है। दीज आर द कंडीशंस कॉल्ड स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो उसी स्टैंडर्ड कंडीशंस के हिसाब से मैं यहां पे आपके सामने कुछ टर्म्स लिख देता हूं। देखिए एक टर्म हो गई क्या, ई नॉट सेल, इसको हम नाम क्या दे देंगे, वी विल सिंपली कॉल इट क्या, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, या फिर इसी को कई बार सेल पोटेंशियल नाम भी दे दिया जाता है। लेट अस कॉल इट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस की ही बात कर रहे हैं। व्हाट आई एम सिंपली सेइंग इज लेट अस सिंपली स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, या फिर जैसा कि मैंने बोला लेट अस कॉल इट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ऐसे यहां पे हम जो वर्ड यूज कर सकते हैं दैट इज गोइंग टू बी ई नॉट फॉर द इलेक्ट्रोड ऑल्सो। इलेक्ट्रोड के लिए वर्ड यूज करेंगे तो हमारी टर्म क्या आ जाएगी, दिस विल बी कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे ये वाली बात बोली कि ये जो अपने पास दोनों क्वांटिटीज आ रही हैं इनमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अपने को स्टैंडर्ड कंडीशंस ध्यान रखनी है। स्टैंडर्ड कंडीशंस कैसी होकर आएंगी, तो आई एम सिंपली सेइंग स्टैंडर्ड कंडीशंस में कंसंट्रेशन, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर की जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है वो कंसंट्रेशन होती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ द एक्वस स्पीशीज इज टू बी टेकन एज 1m। अगर गैसेस हैं तो उनका पार्शियल प्रेशर कितने के बराबर लेना है, 1 atm या फिर 1 बार के बराबर लेना है। ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं, तो आई एम सेइंग क्या, अ पर्टिकुलर वैल्यू।
ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर जो वैल्यू ली जाती है दैट इज यूजुअली 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन। दिस इज द वैल्यू टेकन। अब देखिए स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या हो गया, हमने कुछ पोटेंशियल्स वगैरह के बारे में बात करी, ठीक है। अब ये एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमने एनोड कैथोड के रिएक्शंस को डील करते हुए क्या निकालने की कोशिश करी, ओवरऑल सेल रिएक्शन निकालने की कोशिश करी, तो एक्सप्रेशन के अंदर क्या इन्वॉल्व होकर आया ये एक बार समझना है अपने। देखिए इंपॉर्टेंट बात एक और बोलना चाहता हूं मैं यहां पे, ये दोनों कैसी क्वांटिटीज हैं, दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का क्या मतलब रहता है, वैसे आपने इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्लास 11th के अंदर पढ़ा हुआ होगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब अगर मैंने यहां तो रिएक्शंस को देखिए दोनों को डायरेक्टली जोड़ दिया और इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होकर आ गए। अगर मान लीजिए अपने पास इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते तो मुझे क्या करना पड़ता, इन रिएक्शंस को अप्रोप्रिएटली किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना पड़ता और फिर उसके बाद मैं ऐड करता। अब खास बात यह कि अगर आप रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज नहीं होकर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ये कैसी प्रॉपर्टीज हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल ये वाली बात बोल सकते हैं कि लेट अस डायरेक्टली डिटरमाइन द वैल्यू एज, हम क्या बोल देंगे, ई नॉट सेल की वैल्यू को, देखिए मैंने बोला रिएक्शंस को मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है किसी फैक्टर से, लेकिन उससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे हमने किया क्या वो देखते हैं एक बार। आई वांट टू से दैट ई नॉट सेल के अंदर मैंने, देखिए पहले तो मैंने एनोड का कौन सा वाला पोटेंशियल लिया होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि वहां पे हुई ऑक्सीडेशन रहा है, तो आई एम कॉलिंग इट एसओपी ऑफ एनोड। ये एसओपी क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखिए नॉट है, इसका मतलब मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात कर रहा हूं, नाम मैंने क्या रख दिया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नाम रख दिया, ठीक है। किसका, एनोड का, क्योंकि एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन होकर आ रहा था। अब उसके साथ में अपन ने कौन सा रिएक्शन ऐड किया, हमने ऐड किया रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या, कैथोड। दोनों को ऐड करने से ओवरऑल सेल रिएक्शन बनकर आ गया है, तो हमारी टर्म भी क्रिएट होकर आ गई। हाँ, अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या रहती है वो एक बार देखते हैं। ओके, आईयूपीएसी ने जो साइन कन्वेंशंस दिए हुए हैं या जो कन्वेंशंस फॉलो करने के लिए बोला हुआ है, उसके अंदर उन्होंने बोला है कि सारे पोटेंशियल्स को एसआरपी की टर्म में ही डील करें तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने ऑक्सीडेशन माना तो हमने उसको इस तरीके से लिखा। अगर मैं उल्टा रिएक्शन मान लूंगा, देखिए इसी रिएक्शन को अगर मैं उल्टा कर दूं तो वो रिडक्शन को बताने लग जाएगा, पर अगर रिएक्शन को मैंने उल्टा कर दिया तो टेंडेंसी भी रिवर्स होकर आ जाती है। इसीलिए हम देखते हैं ये जो एसओपी एनोड है इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एसआरपी ऑफ एनोड बन जाएगा। ये पहले से ही एसआरपी की फॉर्म में ही है, तो बेसिकली अपने पास जो फॉर्मूला क्रिएट होकर आ रहा है दैट फॉर्मूला इज गोइंग टू बी, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन रहता है क्या कैलकुलेट करने के लिए, ई नॉट सेल कैलकुलेट करने के लिए कई जगह इसका यूज भी होकर आ रहा होगा, ठीक है। ओके, SRP लिखते किस तरीके से हैं एक बार ये भी मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में यहां पे बता देता हूं। चलिए एक बार देखते हैं यहां पे। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं क्या, ई नॉट जो अपना सेल था उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए कैथोड पे कौन था, कॉपर, तो हम बोलेंगे क्या, ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। देखिए तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैंने लिखा दोनों का एसआरपी है, लेकिन मैं ऑलरेडी जानता हूं कि एनोड पे क्या होएगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होकर आएगा, रिडक्शन। ये वाली बात दिमाग में होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अभी हमने क्या कर दिया, ई नॉट सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है, दिस इज एसआरपी, ठीक है। क्यों, देखिए अगर आप यहां पे लेफ्ट से राइट चले तो आपको रिडक्शन होता हुआ दिख भी रहा होगा। सेम चीज यहां पे भी अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, रिडक्शन होता हुआ दिख रहा है। कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन होकर कॉपर बना, Zn2 प्लस ने भी इलेक्ट्रॉन गेन करे तो क्या बन गया, Zn बनकर आ गया। तो बेसिकली ये रिडक्शन के प्रोसेसेस हैं, इसीलिए इन पोटेंशियल्स को क्या नाम दिया गया है, एसआरपी का नाम दिया गया है,
ठीक है। अब एसआरपी का छोटा सा एक इंटरप्रिटेशन भी होता है, वो भी अगर हम समझ जाएंगे तो चीजों को हैंडल करना थोड़ा ज्यादा आसान होकर आ जाएगा। व्हाट इज दैट इंटरप्रिटेशन, एक बार देखते हैं जल्दी से, ठीक है। ओके, तो यहीं पे मैं आपको एक छोटी सी बात एक्स्ट्रा समझाना चाहता हूं, ये डिस्कस जरूर करेंगे। ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज कि एसआरपी, देखिए किसी इलेक्ट्रोड का एसआरपी ज्यादा होता होगा, किसी का कम होता होगा। मैंने कहा कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, आप सिर्फ हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के इनके लिए वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए बेसिकली अपने को पता है कि एक इलेक्ट्रोड एनोड है, एक इलेक्ट्रोड कैथोड है। ई नॉट सेल जो हम लोग करेंगे इसके बारे में भी बातचीत कर लेते हैं कि कैन बी experimentally determined या can be experimentally measured using voltmeter। तो मैं जो बात बोल रहा हूं वो क्या है कि आपको इन इलेक्ट्रोड्स की वैल्यूज दी हुई होंगी, हाइपोथेटिकल वैल्यूज होंगी, लेकिन ठीक है जो भी वैल्यूज दी हुई है हम उन्हीं की वैल्यूज का यूज करके ई नॉट सेल को निकाल लिया करेंगे, ठीक है। हाँ, मैं जो पॉइंट डिस्कस कर रहा था आपसे वो ये था कि एसआरपी की वैल्यू का मतलब क्या होता है और हमें उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकालना है, ठीक है। देखिए अगर एक इलेक्ट्रोड का एसआरपी ज्यादा है, इसका मतलब हमें क्या समझ में आना चाहिए, हम ये वाली बात बोल देंगे, अगर इलेक्ट्रोड का एसआरपी ज्यादा है तो वी विल से दैट इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसआरपी ज्यादा तो मैंने क्या बोल दिया यहां पे, मैंने ये वाली बात बोली हुई है कि इट इज गोइंग टू बी अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या, इसकी खुद को रिड्यूस करवाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी और दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा निकल कर आएगी, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहां पे एसआरपी ज्यादा, इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या, हाई टेंडेंसी to get itself reduced, and to oxidize others। एसआरपी ज्यादा मतलब वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब उसकी अच्छी टेंडेंसी है खुद को रिड्यूस करवाने की और वो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करने की कोशिश कर रहा होगा। ये हमको एसआरपी के थ्रू इंटरप्रेट करना आना चाहिए। अगर एसआरपी कम होगा तो हम इसी को इमेजिन कर सकते हैं कि ये रिवर्स फॉर्म में अरेंज होकर आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसी एसआरपी वैल्यूज के हिसाब से हम एक टर्म पढ़ रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। What I'm talking about is ECS। ECS के अंदर हम क्या देखते हैं, हम ऐसा देखते हैं कि कुछ मतलब जितनी भी कॉमन इलेक्ट्रोड्स हैं उनको क्या कर दिया जाता है, एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है। कॉमन इलेक्ट्रोड्स अरेंज्ड इन कॉमन इलेक्ट्रोड्स arranged in increasing order। अब इस केस में हम देखते हैं कि जो सबसे पहली इलेक्ट्रोड हमारे पास आ रही होती है दैट इज लिथियम की इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसका जो एसआरपी होता है दैट इज सीन टू बी मिनिमम। अब बताइए अगर एसआरपी मिनिमम है तो क्या मैं इसको ये बोल दूं दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही हम देखते हैं क्या होता है, धीरे धीरे मेटल की एक्टिविटी कम होती जाती है एंड वी विल मूव टू हाइड्रोजन। तब जो अपने पास इक्वेशन आएगी दैट इज गोइंग टू बी H++ इलेक्ट्रॉन एरो हाफ H2। इसको हमने बाय रेफरेंस एसआरपी क्या दिया हुआ होता है, 0 के बराबर दिया हुआ होता है। दिस इज गोइंग टू हैव एसआरपी वैल्यू इक्वल टू 0। मैंने कहा भी था कि हम हाइड्रोजन को रेफरेंस लेके ही बाकी सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ये वही वाली वैल्यू अपने पास निकल कर आ गई है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे लास्ट में जो वैल्यू आ रही होती है, इनफैक्ट इसके अंदर नॉन मेटल्स भी इंक्लूडेड होते हैं एंड वी कैन सिंपली से जो लास्ट में वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी हाफ F2 प्लस इलेक्ट्रॉन से जो बनकर आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी F-।
इसका एसआरपी डेटा मैक्सिमम निकल कर आ रहा होता है, एंड मैक्सिमम आने के कारण ही हम बोल देंगे इसको क्या, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट था। सो दिस फ्लोरीन इज गोइंग टू बी क्या, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने किसके लिए यूज किया हुआ है, फ्लोरीन के लिए। ऐसे ही मैंने बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट किसके लिए बोला हुआ है, ये एक बार देख लेते हैं। ध्यान रखना, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो बोला जाता है दैट इज गोइंग टू बी फॉर लिथियम। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया। इनफैक्ट आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी इस डायरेक्शन में अगर हम मूव करें तो। लिथियम और हाइड्रोजन के बीच में मोस्ट ऑफ द मेटल्स यहां पे इंक्लूड होकर आ जाएंगे। कुछ कम रिएक्टिव मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे कॉपर सिल्वर, वो और नीचे लाए करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं यहां पे कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, ओके। यहां पे मैंने क्या बोला कि देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो मेटल्स के साथ साथ नॉन मेटल्स भी आ रहे हैं, इसीलिए ज्यादा बड़ी सीरीज होकर आ जाएगी एज कंपेयर टू जो हम बचपन से जानते हैं जिसका नाम क्या था, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, हाँ, एक छोटी सी बात अपने को और यहां पे डिस्कस करनी रहती है, वो भी देख लेते हैं एक बार। एसआरपी ज्यादा, इसका सारा इंटरप्रिटेशन मैंने आपको लिखा दिया। आपको यह भी रियलाइज होना चाहिए कि अगर एसआरपी ज्यादा है तो आई कैन सिंपली से कि उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, ज्यादा होकर आ जाएगी। इतना सब तो मैंने बोल ही दिया था, साथ में यहीं पे ये वाली बात भी याद रख लेंगे तो ठीक रहेगा। क्या बोल रहा हूं, एसआरपी ज्यादा मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या आएगी, ज्यादा निकल कर आ रही होगी। ऐसे अगर एसआरपी कम हुआ तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा निकल कर आ जाएगी। इस तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे अधिकतर क्वेश्चंस जो आ रहे होते हैं बोर्ड में, दैट इज बेस्ड ऑन अ टॉपिक कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन। अब ये नर्स्ट इक्वेशन क्या चीज है, हाउ इज दिस रिलेटेड विद ऑल ऑफ दीज, ये एक बार चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ, सो नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गोइंग टू बी, वी हैव दैट टॉपिक कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन। तो वही डिस्कस करने वाले हैं अभी, NERNST, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन बेसिकली क्या बता रहा होता है, तो हम यहां पे बोल देते हैं कि व्हाट इज इट गोइंग टू टेल, डिपेंडेंस ऑफ ई सेल या फिर ई इलेक्ट्रोड ऑन कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर और टेम्परेचर। देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी तक हमने खाली मटेरियल डिपेंडेंस को समझा था। अब हम क्या करने वाले हैं कि हाउ इज द पोटेंशियल वैल्यू गोइंग टू चेंज बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन, बाय चेंजिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसियस स्पीशीज इन्वॉल्व, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस इक्वेशन को फॉलो करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन कैसी इक्वेशन होती है, चलिए मैथमेटिकली मैं आपके लिख देता हूं यहां पे। दिस इज बेसिकली E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log टू द बेस 10। ऊपर आ जाता है हमारे पास में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, पावर में स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जैसा कि मैंने बोला पावर में क्या आएंगे, स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ऐसे ही नीचे हम देखेंगे क्या आएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ जाएगी, और पावर में उसके भी क्या आ जाएंगे, रिएक्टेंट्स के स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स निकल कर आ जाएंगे। दिस इज बेसिकली द इक्वेशन जो हमको क्या करेगी, स्टैंडर्ड वैल्यू को, देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू तो किस कंसंट्रेशन पे थी, 1m पे थी। अगर कंसंट्रेशन 1m नहीं है तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमको इस इक्वेशन से ऑब्टेन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए यहां पे कैलकुलेशंस थोड़े से इन्वॉल्व होकर आएंगे। F क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। F इज बेसिकली फेरेडेज कांस्टेंट। द फेरेडेज कांस्टेंट वैल्यू जो हमारे पास निकल कर आ रही होती है, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू 96500 कूलम्स। ये एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये क्या होता है, दिस इज बेसिकली चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज दिस,
चार्ज का मॉड ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम फेरेडेज कांस्टेंट नाम दे देते हैं। अब देखिए, वैसे तो खास बात ये कि ये जो इक्वेशन है इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, क्या वैलिड फॉर, देखिए किस किस के लिए वैलिड होगी, तो आई एम सेइंग वैलिड फॉर इलेक्ट्रोड्स एंड सेल बोथ। मतलब अगर इलेक्ट्रोड नॉन स्टैंडर्ड है तो उसकी वैल्यू भी आप यहां से डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसे ही मैं बोल रहा हूं अगर सेल भी नॉन स्टैंडर्ड है तो उसकी वैल्यू भी यहां से डिटरमाइन करी जा सकती है। ठीक है, हाँ, लेकिन खास बात यह कि हमने कैलकुलेशंस थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पे कुछ वैल्यूज यूज कर लेनी चाहिए। जैसे आर है, अब आर की जो वैल्यू होती है दैट इज 8.314 ऐसा यूनिट के हिसाब से बात करूं तो। देन वी हैव टेम्परेचर। टेम्परेचर हम यहां पे जैसा कि मैंने बोला भी था मोस्ट कॉमन वैल्यू कंसिडर करके चलेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वही इन्वॉल्व होती है, दैट इज 298 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट हमको क्या करना है, यहां पे एफ की वैल्यू पुट करनी है। एफ मैंने बता ही रखा है आपको, व्हाट इज द वैल्यू। ये सब जब यहां पे पुट कर देते हैं तो जो इक्वेशन हमारे पास बनकर आ रही होती है दैट कम्स आउट टू बी E is equal to E0 minus 0.059 by n log to the base 10 क्या Q। Q मैंने इसी एक्सप्रेशन का नाम रख दिया है, Q को कई बार रिएक्शन कोशेंट के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए अप्लाई होकर आ सकती है, इलेक्ट्रोड के लिए भी अप्लाई होकर आ सकती है और पूरे पूरे सेल के लिए भी अप्लाई होकर आ सकती है। ठीक है, ओके, चलिए यहां पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं वो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर नहीं सेल के ऊपर बेस्ड आते हैं। तो हम यहां पे यही चीज देखने की कोशिश करते हैं कि सेल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है जहां पे हमको इस चीज का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 2025 सीबीएसई के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और उस क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं अभी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। देखिए हमसे क्या पूछा हुआ है यहां पे, कैलकुलेट द सेल वोल्टेज। सेल का पोटेंशियल पूछा हुआ है अपने से। खास बात क्या बता रहे हैं, देखिए वोल्टाइक सेल है, यहां पे हमसे बोल रहे हैं क्या किया हमने, सेटअप बाय ज्वाइनिंग द फॉलोइंग हाफ सेल्स। आपसे बोला भी गया था इलेक्ट्रोड्स या हाफ सेल को ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल बन जाएगा। ये उसी का पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए कह रहे हैं। और देखिए जो इलेक्ट्रोड्स इन्होंने दिए हैं वो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोड है, पर देखिए कंसंट्रेशन 1m नहीं है। इसका मतलब आई थिंक आई कैन से दैट दिस इज अ नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। ये भी कैसी है, देखिए नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है। क्वेश्चन के अंदर अच्छी बात क्या है, इन्होंने अपने को दोनों इलेक्ट्रोड्स का एसआरपी डेटा दे दिया है। वाई आई एम कॉलिंग इट एसआरपी डेटा, बिकॉज अगर आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा, देखिए रिडक्शन होकर आ रहा है। रिडक्शन होकर आ रहा है तो हम यहां पे ये वाली बात बोल सकते हैं, इस तरीके से चीजों को रिलेट किया जा सकता है। फाइन, ओके। मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न यहां पे क्या है कि मेरे को नस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में यहां पे गैल्वेनिक सेल बनाना भी है और उसका पोटेंशियल भी डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब किस तरीके से गैल्वेनिक सेल को लिखा जा रहा होता है, चलिए एक बार इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या ध्यान रखना है कि किस इलेक्ट्रोड को एनोड मानना है, किस इलेक्ट्रोड को कैथोड मानना है, ये डिसाइड करते हैं एक बार। ठीक है, देखिए अगर मैं दोनों के एसआरपी को कंपेयर करता हूं तो हमको नजर आ रहा है, देखिए इसका एसआरपी और इसका एसआरपी अगर मैं देखूं तो इसका एसआरपी ज्यादा है। आई एम कंसिडरिंग द साइन एंड कमेंटिंग अपॉन द थिंग्स। इसका एसआरपी ज्यादा है तो बताइए इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए, एसआरपी ज्यादा है इसका मतलब इसकी ऑक्सीडाइज होने की जो टेंडेंसी होगी वो कम होगी। मतलब यहां पे क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी योर कैथोड, जहां पे क्या होगा, रिडक्शन, क्योंकि इसका एसआरपी ज्यादा है। यहां एसआरपी कम है तो ये एनोड की तरह बिहेव करेगा और यहां पे क्या होकर आएगा, ऑक्सीडेशन होकर आएगा। ठीक है, अब हमें जो काम करना है वो देखते हैं एक बार। चलिए यहीं पे अपन सेल का रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। सेल को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम, जैसा कि मैंने बोला भी था, लोन, LOAN। ठीक है, लोन के अंदर लेफ्ट साइड पे किसको लिखा जाता है, एनोड को लिखा जाता है। तो हम रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे भी इसी बात का ध्यान रखेंगे।
एनोड कौन सा था, ये वाला टर्मिनल था। तो बेसिकली यहां पे अगर हम अपने सेल को रिप्रेजेंट करें तो सेल का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का आएगा, Al सॉलिड, Al3+ एक्वस। देखिए एल्यूमिनियम सॉलिड है, साथ में Al3+ आयंस हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, एनोड है इसलिए, और वही आपको नजर भी आ रहा है। कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, देखिए एल्यूमिनियम आयन की हम देख सकते हैं, द वैल्यू इज गिवन एज 10⁻³ m। दूसरा क्या आ जाएगा, ये दो वर्टिकल लाइंस का जो रिप्रेजेंटेशन है ये बेसिकली सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। व्हाट इज दिस गोइंग टू रिप्रेजेंट, सॉल्ट ब्रिज। इसके बाद क्या आने वाला है, दूसरी वाली इलेक्ट्रोड आ जाएगी। दूसरी वाली इलेक्ट्रोड कौन सी है, देखिए निकल वाली इलेक्ट्रोड है। जो निकल वाली इलेक्ट्रोड है यहां पे रिडक्शन होकर आ रहा है, तो आई विल से दिस इज Ni2+ एक्वस, और फिर जो हमारे पास आ जाएगा दिस इज निकल सॉलिड। यहां पे ध्यान क्या रखना है कि इसकी जो कंसंट्रेशन दे रखी है निकल वाले आयंस की, दैट इज गिवन एज 0.1 m। हम उस कंसंट्रेशन के साथ चीजें यहां पे लिख रहे हैं। ओके, सो ये मैंने क्या कर दिया, सेल का रिप्रेजेंटेशन लिख दिया। मुझे क्या करना है, मेरे को सेल वोल्टेज को डिटरमाइन करना है। सेल वोल्टेज कैसे डिटरमाइन होकर आएगा यहां पे, चलिए एक बार ये देखते हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज ई सेल। अब देखिए नस्ट इक्वेशन में अप्लाई करूंगा और मैं ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। ई सेल के लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, E0 सेल माइनस, अगर टेम्परेचर इन्होंने 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, देखिए जैसा मैंने बोला था वही दिया हुआ है, तो आई विल सिंपली से ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 बाय n log to the base 10 Q। इसका एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले इन्वॉल्व है E0 सेल। मैं आपसे थोड़ी देर पहले बोल चुका हूं कि E0 सेल को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, माइनस, अब देखिए यहां पे क्या आने वाला है, 0.059 बाय n। n क्या होता है ये भी डिस्कस करते हैं अभी एक बार, ध्यान रखना। देखिए n बेसिकली क्या है, तो आई एम सेइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वही संख्या क्या होती है, n के बराबर निकल कर आती है, ठीक है। चलिए अब यहां पे अगर हम बात करें तो सेल रिएक्शन कैसा होगा, एक बार ये भी लिख के देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमको पता है एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन होने वाला है, तो वी विल सिंपली से Al गिविंग Al3++ 3 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा रिएक्शन निकल का रिडक्शन वाला रिएक्शन होएगा, तो वी विल से Ni2+ +2 इलेक्ट्रॉन से बनकर आ जाएगा Ni। इस केस में आप देख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगा। सेल रिएक्शन अगर हम देखें तो इट इज गोइंग टू बी ट्वाइस Al प्लस साथ में क्या आ जाएगा 3 टाइम्स निकल 2+ से जो बनकर आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू बी ट्वाइस Al3+ प्लस साथ में बनकर आ जाएगा 3 निकल। दिस इज गोइंग टू बी द रिएक्शन। आपको दिख भी रहा होगा फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, 6 ऊपर 6 नीचे इन्वॉल्व है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे, तो ये मैंने यहां पे 6 से डिवाइड कर दिया। अब log टू द बेस 10 के बाद एक्सप्रेशन कैसा लिखना है अपने को वो देखते हैं एक बार। जैसा कि मैंने बोला कि Q के एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ऊपर प्रोडक्ट्स नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को लिखते हैं पावर्ड बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वही काम यहां पे करते हैं। देखिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन होगी और पावर में 2 आ जाना चाहिए। ओके, देखिए एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन 10⁻³ के बराबर दी हुई है, एंड मैं उसके ऊपर पावर लगा दूंगा 2। इज इट द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, यस। ऐसे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। देखिए रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में कौन आएगा, निकल 2+ आयन की कंसंट्रेशन विद पावर क्या 3। निकल 2+ आयन की कंसंट्रेशन क्या दी हुई है, 0.1 के बराबर दी हुई है, और हमने उसी की पावर क्या लगा दी है, 3 के बराबर लगा दी है। दिस इज गोइंग टू बी द एक्सप्रेशन। यहां पे जरूर देख लेते हैं एक बार कि SRP कैथोड SRP एनोड क्या क्या पुट करना है। देखिए अच्छी बात एक कि अपने को दोनों का SRP ही दिया हुआ है। SRP कैथोड कितना हो जाएगा, -0.25। SRP एनोड जो अपने पास आएगा दैट इज गोइंग टू बी -1.66। अगर हम यहां पे चाहें तो इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू को सॉल्व करने के बाद
आपको ई सेल की वैल्यू मिल जाएगी, जो भी ई सेल की वैल्यू मिलेगी वो वोल्ट्स में मिलेगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने बहुत सारी चीजों को सीखने की कोशिश करी, वही सारी चीजें इन्वॉल्व करते हुए जितना पुराना सीखा था एज वेल एज उसे न्यूमेरिकल्स में कैसे इन्वॉल्व करना है वही इसके अंदर हमने सीखा है यहां पे। ठीक है, ओके चलिए देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट के साथ में कोई और सवाल अगर हमारे पास आ सकते हैं तो चलिए एक बार उनका भी डिस्कशन करते हैं। ओके सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार देखते हैं। देखिए इस बार जो हमको क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है दैट इज, दिस इज द क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट इज नॉट स्टोर्ड इन जिंक वेसल्स बिकॉज। अब देखिए यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूं, सिल्वर नाइट्रेट है, जिंक वेसल है, ठीक है, क्या आपको ऐसा लगता है देयर इज अ चांस ऑफ रिएक्शन? ये देखते हैं। देखिए जिंक है, अगर वो सिल्वर नाइट्रेट के कांटेक्ट में आएगा तो मुझे ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है जिंक तो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है? अगर आप बचपन की बात करें तो आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में याद भी होगा ये वाली बात। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो सिल्वर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसीलिए हम देखेंगे यहां पे केमिकल रिएक्शन होकर आ जाएगा एंड ZnNO3 होल ट्वाइस बन जाएगा और साथ में Ag बनकर आ जाएगा। अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करें तो इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी। तो अब मुझे ये बताइए, जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, उसने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, ऐसा रिएक्शन हो गया। तो अगर मैं जिंक के कंटेनर्स के अंदर सिल्वर नाइट्रेट को स्टोर करूंगा तो ये केमिकल रिएक्शन हो जाने वाला है। अगर रिएक्शन हो जाएगा तो इसमें हम स्टोर तो नहीं कर सकते, पर हमें यह भी समझना पड़ेगा यहां पे कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, ताकि हम गिवन ऑप्शंस में से अप्रोप्रिएट आंसर दे पाए। ठीक है, इफ यू कैन सी तो आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, देखिए जिंक जो है वो यहां पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में न्यूट्रल, यहां जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ गया। तो जिंक का क्या हो गया, बेसिकली ऑक्सीडेशन होकर आ गया है। अगर जिंक का ऑक्सीडेशन होकर आ गया है ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब हमको सिल्वर पे फोकस करना चाहिए। सिल्वर देखिए यहां पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर में है, यहां पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो बेसिकली आप +1 से 0 मतलब सिल्वर को क्या होते हुए देख रहे हैं, हम बोल सकते हैं हम रिड्यूस होते हुए देख रहे हैं। और अगर ऐसा है तो आई कैन से Ag+ गेट्स रिड्यूस्ड, इसीलिए हम बोलेंगे कि जिंक कंटेनर्स के अंदर आप सिल्वर नाइट्रेट को स्टोर नहीं कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट यहां पे इन्वॉल्व है। ठीक है, ओके नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल कैसा आ सकता है अपने पास में? देखिए ये थोड़ा सा मतलब अगेन CBSE 2025 का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। देखिए बोल रहे हैं टार्निश सिल्वर कंटेन्स Ag2S। ओके, अब बोल रहे हैं कैन दिस टार्निश बी रिमूव्ड बाय प्लेसिंग टार्निश सिल्वर इन एन एल्यूमिनियम पैन। ओके, अब देखिए ये चाहते हैं कि सिल्वर की टार्निश खत्म हो जाए। टार्निश इसके कारण है, कैसे खत्म हो जाए? एल्यूमिनियम पैन में रखने के कारण। चलिए देखते हैं रिएक्शन कैसा होकर आएगा। अगर रिएक्शन फीजिबल हुआ तो हम बोल देंगे ये वाली बात कि टार्निश रिमूव करी जा सकती है, वरना रिमूव नहीं करी जा सकती। चलिए यहीं पे डिस्कस करते हैं अभी एक बार। ओके, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास टार्निश इसके कारण है, Ag2S के कारण। मैं क्या चाहता हूं, मैं उस टार्निश को रिमूव करना चाहता हूं। अब अगर आप यहां पे रिएक्शन को देखेंगे तो शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले तो इस रिएक्शन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस रिएक्शन को मैं रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, रिवर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, ताकि आपको नजर आ रहा होगा। देखिए यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होकर आ रहा था, गेन इंटू 3 कर देंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन लॉस सेम होकर आ जाएंगे। अगर ऐसा काम कर दिया जाए और उसके बाद इनको ऐड कर दिया जाए तो जो ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास आएगी दैट विल बी 3 टाइम्स Ag2S प्लस जिसके साथ ये कंबाइन करेगा दैट इज गोइंग टू बी 4 एल्यूमिनियम से जो प्रोडक्ट हमारे पास बनकर आना चाहिए दैट शुड बी 4Al3+ बनकर आ जाएगा। साथ में अपने पास जो बनकर आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी 6Ag बनकर आ जाना चाहिए। साथ में हमारे पास 3 सल्फाइड आयन बनकर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द रिएक्शन। कैसे ऑब्टेन करा, इन दोनों को अप्रोप्रिएटली डील करते हुए ऑब्टेन किया। अब देखिए यहां पे क्या है, बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए, ये भी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये भी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है।
इन दोनों को कंबाइन करके मैंने एक क्या बना दिया, सेल बना दिया। मुझे क्या करना है, मुझे ई नॉट सेल की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। ई नॉट सेल कैसे निकाल सकते हैं, जैसा कि आपको ध्यान है एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पे कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा, देखते हैं एक बार। आपको दिख रहा होगा, देखिए एल्यूमिनियम का तो ऑक्सीडेशन होकर आ रहा है, और ऑक्सीडेशन जो होता है वो एनोड का ही होता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं सबसे पहले तो यहां पे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब वो एनोड होएगा। इसका मतलब Ag2S जो होगा वो कैथोड होगा। तो कैथोड की वैल्यू मैंने लिख दी यहां पे -0.71 माइनस दिस इज -1.66। इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास निकल कर आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। अब देखिए अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, इसका मतलब हम बोलेंगे क्या, रिएक्शन फीजिबल है, रिएक्शन इज फीजिबल। मतलब देखिए इन्होंने अपने से पूछा था कैन दिस टार्निश बी रिमूव। अब अगर रिएक्शन फीजिबल है, इसका मतलब बताइए क्या होने वाला है, टार्निश जो है वो एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में आके डिसॉल्व हो जाएगी और सिल्वर प्योर फॉर्म में अपीयर हो जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन अगर फीजिबल है तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना चाहिए, यस शुड बी द आंसर। ध्यान किस बात का रखना है अपने को, एक तो हमको ये वाली बात याद रखनी है कि अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन फीजिबल बोला जाएगा, और दूसरी बात ये कि हमने रिएक्शंस को कुछ फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके यहां पे रिजल्टिंग रिएक्शन ऑब्टेन किया था। पर मैंने आपसे ये बोला था कि जो ये पोटेंशियल्स होते हैं ये तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं, इसीलिए ये किस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये इस बात के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि आपने रिएक्शन को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करा। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहां पे डायरेक्टली जो वैल्यूज हमको दी हुई थी हमने उन्हीं का यूज किया, वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब रिएक्शन फीजिबल है। इसका मतलब हम टार्निश को रिमूव करने के लिए एल्यूमिनियम वेसल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी जो अपने पास में आ रहा है क्वेश्चन दैट इज दिस, ये देखिए ये भी एक नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इसके अंदर इन्होंने जो चीजें पूछी है थोड़ी सी डिफरेंट है। एक तो ये डेल्टा जी नॉट पूछ रहे हैं, एक ये लॉग केसी के बारे में भी बात कर रहे हैं। आपको केसी के बारे में पता होगा, केसी इज बेसिकली द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखिए इनका डिस्कशन अपने को कैसे करना होता है ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अपने को एक ध्यान रखना है, कुछ रिलेशंस यहां पे मैं लिखता जाऊंगा इसके सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है डेल्टा जी नॉट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज -NF ई नॉट के बराबर निकल कर आ रहा होता है। ठीक है, अगर डेल्टा जी नॉट इस तरीके से रिलेटेड है तो आई कैन सिंपली से दैट, देखिए अपने को डेल्टा जी नॉट, ये वाला फॉर्मूला वैसे मैंने अभी तक आपको लिखवाया नहीं था लेकिन इसको याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। अब इसी को यहां पे यूज कर लेते हैं, माइनस बराबर, देखिए सबसे पहले अपने को यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखने पड़ेंगे। आपको दिख रहा होगा, देखिए क्रोमियम 0 से +3 में जा रहा है, यहां 0 में, यहां +3 के अंदर जा रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे, पर ये काम कितने क्रोमियम कर रहे हैं, 2 क्रोमियम कर रहे हैं। देखिए 3 का लॉस 2 क्रोमियम के लिए, इसका मतलब कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होकर आ जाएंगे। तो ये नंबर हो गया 6 के बराबर। एफ की वैल्यू मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई भी थी 96500, और इंटू हमारे पास अब क्या आने वाला है, ई नॉट। अब ई नॉट क्या है, ये हम जो बात कर रहे हैं ये सेल रिएक्शन के लिए कर रहे हैं, तो ये ई नॉट भी क्या होगा, सेल वाला होगा। ई नॉट सेल कैसे लिखा जाता है आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले, एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड के रूप में लिखा जाता है। उसी तरीके से इसको एक्सप्रेस कर देते हैं। अब देखिए एसआरपी कैथोड हमारे पास किस तरीके से ऑब्टेन होकर आएगा, ये 2 इलेक्ट्रोड्स दी हुई हैं। अच्छी बात यह कि दोनों का एसआरपी डेटा ही दिया हुआ है, कैथोड किसको मानना है एनोड किसको मानना है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए क्रोमियम का आपको क्या नजर आ रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन तो एनोड पे माना जाता है। इसका मतलब हम बोलेंगे एसआरपी कैथोड मस्ट बी कैडमियम। कैडमियम की जो वैल्यू है वो हम लोग -0.4 के बराबर यूज करेंगे, और दूसरी जो वैल्यू हमारे पास है दैट इज एसआरपी एनोड। एसआरपी एनोड जो हमारे पास होगा दैट विल बी क्रोमियम वाली इलेक्ट्रोड जिसकी वैल्यू क्या है, -0.74 के बराबर। ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहां पे पुट कर दें तो जो डेल्टा जी नॉट का आंसर है वो एसआई यूनिट जूल्स में निकल कर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके आप इजीली रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए एक चीज तो अपने को यहां पे क्या निकालनी थी, डेल्टा जी नॉट, उस डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को हमने डिटरमाइन करा। एक और चीज हमको जो यहां पे निकालनी है दैट इज गोइंग टू बी क्या, लॉग केसी।
अब ये log Kc कैसे ऑब्टेन होकर आएगा ये मैं आपको बताता हूं। देखिए यहीं पे अपने को एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, ध्यान से सुनिए। एक तो ये ध्यान रखना है एट इक्विलिब्रियम ई सेल 0 के बराबर हो जाता है एंड जो Q की वैल्यू है वो Kc के बराबर होकर आ जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात और अपने को ध्यान रखनी रहे। अब मैं नस्ट इक्वेशन के अंदर यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देता हूं और शायद मेरे को मेरा रिजल्ट मिल जाए। आपको पता है नस्ट इक्वेशन के अंदर सबसे पहले लेफ्ट साइड पे क्या आता था, ई सेल, तो मैंने वही पुट कर दिया। देखिए क्या 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग टू द बेस 10। अपने को पता है अपने एक्सप्रेशन में आगे क्यू आता था, पर यहां पे क्यू की बजाय कौन आने वाला है, के सी आने वाला है। और अगर यहां से हम देखें तो बताइए क्या आपको Kc का डायरेक्ट रिलेशन भी मिल रहा है क्या। अगर हम यहां से वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो आई थिंक आई कैन से कि जो log टू द बेस 10 Kc की वैल्यू निकल कर आएगी, दैट इज सिंपली गोइंग टू बी, कैन यू सी दैट द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी, कैसी वैल्यू निकल कर आने वाली है, तो आई थिंक आई कैन से n टाइम्स ई नॉट सेल ले लेते हैं और उसे किससे डिवाइड कर दें, 0.059 से डिवाइड कर दें तो हमको log Kc की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहां पे एक बार। n जो अपने पास आ रहा है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हमने 6 के बराबर बोले थे। ई नॉट सेल अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला भी था, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। तो यहां से देख सकते हैं जो वैल्यू आ रही है दैट इज नेगेटिव 0.4 माइनस देन द वैल्यू इज गोइंग टू बी नेगेटिव 0.74। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होकर आ जाएगा तो आई विल से द वैल्यू विल बिकम 0.74 वोल्ट्स के बराबर। n आ गया, ई नॉट सेल आ गया एंड वी विल डिवाइड द वैल्यू बाय 0.059। तो हम देखेंगे यहां से कैलकुलेट करने पे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, log Kc की वैल्यू मिल जाएगी। और उस क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है वो log Kc है, वो इस तरीके से निकाला जा सकता है। ओके तो आगे से हम लोग ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा कि log Kc के लिए वी कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली इफ द टेम्परेचर इज गिवन एज हाउ मच 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अदरवाइज भी कैसे ऑब्टेन करना है ये मैंने आपको बता दिया। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है मैंने कहां से लिखी है, फ्रॉम नस्ट इक्वेशन लिखी है। नस्ट इक्वेशन में ही अगर हम ऊपर की कंडीशंस को यूज कर लें तो हमको ऐसा रिलेशन ऑब्टेन होकर आ जाएगा। और इस तरीके से हम दोनों ही चीजें कैलकुलेट कर चुके हैं, डेल्टा जी नॉट भी कैलकुलेट कर लिया और साथ में हमने log Kc की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रो के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन का जो सेट आता है वो इसी टॉपिक से आ रहा होता है, दैट इज नस्ट इक्वेशन या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिड्यूसिंग पावर, समथिंग लाइक दैट। वो सारा की सारा पोर्शन अपन ने यहां पे डिस्कस कर लिया है। ओके, दैट इज इट, थैंक यू।